हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज लेकर के चल रहा था और आज उसी पर एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन। दोस्तों, मैं मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाना चाहता था, लेकिन मुस्लिम लीग के पढ़ाने के पहले मुझे ये लगा कि आपको बंगाल विभाजन पढ़ लेना चाहिए। हालांकि ये पहले का टॉपिक है और जितने भी आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं मैं उनको क्रम में लगा दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो बंगाल विभाजन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, मुस्लिम लीग आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप बंगाल विभाजन को जानते हो। अब बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं कि बंगाल विभाजन क्या था, तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, सबसे पहले प्रश्न तो ये आता है। तो बंगाल विभाजन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, इसके पिछले भाग में जाना पड़ेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका रहता है उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। दूसरा रहता है उग्रवादी, उग्रवादी चरण। और ये वाला हिस्सा रहता है गांधीवाद या गांधी काल कह सकते हैं, गांधी काल। अब उदारवादी चरण के समय की बात करेंगे तो ये आपका 1895 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक चलता है। उग्रवादी चरण की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1905 से लेकर के 1919 तक चलता है। लेकिन गांधीवाद या गांधी काल की बात करेंगे तो ये आपका 1919 से लेकर के 1947 तक माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। गांधीवादी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, गांधीवादी चरण, चूँकि यहाँ पर पूरी तरीके से महात्मा गांधी का ही वर्चस्व रहता है। देखिए, उदारवादी चरण की अगर बात करें तो उदारवादी चरण के जितने भी नेता थे उनका अंग्रेज़ों से मतलब किस तरीके का व्यवहार था, अगर उसकी बात करें तो ये लोग सुधार की बात करते थे। हमेशा ये लोग ये बात करते थे कि सुधार होना चाहिए, सुधार के उद्देश्य से। इनका उद्देश्य क्या रहता था? सुधार का उद्देश्य रहता था। लेकिन जब उग्रवादियों की बात करेंगे तो उग्रवादियों का मतलब रहता था स्वराज, स्वराज का उद्देश्य, स्वराज का उद्देश्य। गांधीवाद की बात करेंगे तो आपको पता ही है, गांधीवादी समय में पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग की जाती है और यहाँ पर गांधी जी ही छाए रहते हैं। सुधार का उद्देश्य किस तरीके से ये मांगते थे, इन जो सुधार की मांग करते थे तो वो उसका तरीका क्या था? ये दोस्तों अंग्रेजों से अनुरोध करते थे, अनुरोध पत्र के माध्यम से निवेदन करते थे, इस तरीके से निवेदन के माध्यम से। लेकिन स्वराज के उद्देश्य की जो बात करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य ये था संघर्ष, ये आक्रामकता को भी दिखाते थे, आक्रामकता को भी दिखाते थे, है ना, और बहिष्कार भी करते थे, बहिष्कार से, इस तरीके से। अब अगर हम उदारवादी नेताओं की बात करें तो इनमें से जैसे कि फिरोज शाह मेहता हो गए, आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। और भी नेता हैं, मैं मुख्य नेताओं की बात कर रहा हूं, तो ये उदारवादी नेता थे। अगर उग्रवादी चरण के नेताओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा लाल बाल पाल, ये जो त्रिगुट था, लाल बाल पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल।
और इनके साथ साथ में और भी लोग रहते हैं, जैसे कि अरविंद घोष। तो इस तरीके के जो नेता थे वो आपके उग्रवादी थे। और यहाँ पर तो गांधी जी की बात होती है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1895 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन के समय को हम उदारवादी चरण में इसको रखते हैं। और इन उदारवादी नेताओं का उद्देश्य ये हुआ करता था कि हमारी जो व्यवस्था है, भारतीयों के लिए जो व्यवस्था अंग्रेज कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा लचीलापन दिखाया जाए, सुधार की व्यवस्था की जाए ताकि भारतीयों को कोई दिक्कत ना हो। और इन सुधार के उद्देश्य के लिए ये सत्याग्रह करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, मांग करते थे, अनुरोध पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र देते थे, विनम्र निवेदन किया करते थे। ये इनका तरीका हुआ करता था। और इनमें से फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो प्रमुख उस समय नेता हुआ करते थे आपके उदारवादी चरण के। लेकिन जब 1905 का समय आता है, अर्थात जब 1905 का समय आता है और बंगाल विभाजन हो जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जब बंगाल विभाजन हो जाता है, तो अब ये वाला जो चरण है, ये वाला जो समय है 1905 से लेकर के 1919 तक, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया जाता है दोस्तों। और 1919 ईस्वी में आपको ये भी पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो बंगाल विभाजन से लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड तक के समय को हम उग्रवादी चरण में लेते हैं। और इस समय जितने भी उग्रवादी, जितने भी क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी थे, उन सभी लोगों का ये समय रहता है। जितने भी आपके कांड हुए हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड, सैंडर्स हत्या, जितने भी इस तरीके के काकोरी कांड, तो जितने भी इस तरीके के कांड हुए हैं वो सभी के सभी आपके उग्रवादी चरण में आते हैं। अर्थात यहाँ पर हिंसा अहिंसा सबका इस्तेमाल किया जाता है, सबका प्रयोग किया जाता है। और वो प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमें स्वराज मिल सके, हमारा देश आज़ाद हमारा हो सके। इसलिए ये संघर्ष करते हैं, आक्रामक भी होते हैं, बहिष्कार आंदोलन चलाते हैं, तरह तरह के ये हर एक क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। इनमें पूरी तरीके से उग्रवादी चरण की अगर बात करेंगे तो 3 मुख्य लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इस समय में छाए रहते हैं, इस काल में छाए रहते हैं। वो तीनों हैं तीनों के नाम हैं, नंबर 1 लाला लाजपत राय, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ये तीनों जो हैं आपके त्रिगुट जिनको नाम दिया जाता है, यही पूरी तरीके से इस समय छाए रहते हैं। इसके बाद गांधी जी का समय आता है। 1915 ईस्वी में भारत आगमन होता है गांधी जी का। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह होता है। 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह होता है। इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है। महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह व आंदोलन है उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप ये वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब होता क्या है कि जब ये कांग्रेस का गठन हो गया, भारत में एक इस तरीके की संस्था बन गई जो लोगों की मांगों को रखती थी और उनके साथ में सारी जनता भारतीय जुड़ी हुई थी। अर्थात राष्ट्रवाद की जो भावना है वो धीरे धीरे जागृत हो रही थी। अच्छे अच्छे नेता सामने आ रहे थे, अंग्रेजों की बातों को समझ रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। 1857 की क्रांति में आपने देखा था किस तरीके से इतना बड़ा विद्रोह होता है। अंग्रेज पहले से ही भयभीत थे, पहले से ही डरे हुए थे कि अब भारत में इस तरीके का कोई भी एक संस्था, कोई भी संस्था का गठन न होने पाए जो कि हमारा पूरी तरीके से विरोध कर पाए। तो ये लोग चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पनपने ना पाए। इसकी वजह से ही इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन कर दिया था। तो दोस्तों यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपने समझा। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल विभाजन की। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन, चूंकि बंगाल जो है वो बंगाल काफी बड़ा एरिया हुआ करता था और बंगाल में उस समय जो भारत का वायसराय था, अर्थात 1905 में भारत का वायसराय एग्जाम में पूछ लेता है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। इसके बाद में लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाता है। तो भारत का वायसराय 1905 में लॉर्ड कर्जन था। और इस समय ब्रिटिश साम्राज्यवादिता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अर्थात इस समय जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेज थे, वो अपने साम्राज्य को
अधिक से अधिक बढ़ा रहे थे और इसमें वो सफल भी हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इनके आड़े एक चीज़ आ रही थी कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, धीरे धीरे कांग्रेस भी मजबूत होती चली जा रही थी और प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन भी उसका हर एक शहर में हुआ करता था। तो इनको लगा कि इस तरीके से मजबूत होती चली जा रही है ये पार्टी और आगे चल करके हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से ये बंगाल विभाजन आपका किया जाता है। होता क्या है कि बंगाल जो है आपका, अब ये एक रीज़न इसका ये भी रहता है कि बंगाल में उस समय कौन कौन शामिल थे। देखिए, वर्तमान का जो आपका बिहार है वो शामिल था, इसके अलावा आपका उड़ीसा जो है वो भी शामिल था, ठीक है, बंगाल जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं वो भी शामिल था, इसमें आपका बांग्लादेश भी शामिल था, बांग्लादेश, और साथ साथ में इसमें आसाम भी शामिल था। तो काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था और इस बड़े एरिया में आपने देखा है कि पूरी तरीके से यहीं पर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है ज़्यादातर, और यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलनकारी ही पैदा होते हैं, चाहे वो आप वरिंद्र घोष की बात करें, अरविंद घोष की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी एरिया में, बंगाल वाले एरिया में पैदा हुए और यहीं पर इन्होंने क्या किया कि अपना आंदोलन चलाया था। अब अंग्रेजों को ये लगा कि जब ये एक साथ हैं, इनमें एकता है, तो ये क्या करते हैं, हमारा विरोध जो है वो प्रबल तरीके से कर पाते हैं। हमारा विरोध, देखिए एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब एकता में अगर क्या कहीं पे भी हो, अगर एकता खत्म हो जाती है तो फिर वो शक्ति कमजोर हो जाती है। एक अंग्रेज व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा भी था, रिसल नाम के, उन्होंने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे प्रमुख उद्देश्यों में एक है, इससे कई तरीके के लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि जो बंगाल के बाबू हैं वो क्या होंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि हम शक्तियों को छीन कर देंगे। एक समुदाय जो है कम शक्तिशाली रह जाएगा, उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब हम अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, भारतीयों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, भारतीयों में जो एकता है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो कमजोर हो जाएगी। ये प्रमुख यहां पर रीजन हुआ करता था। तो पहले तो क्या होता है, पहले इसका शुरू में तो इसने क्या किया था, इसने क्या किया कि 1903 ईस्वी में इसने सार्वजनिक तौर पर एक घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। किसने, लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में। तर्क क्या देता है, तर्क ये देता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है दोस्तों, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को इन्होंने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है और इसी वजह से इसका जो विकास है वो प्रभावित होता है, तो क्यों ना इसका हम विभाजन कर दें। तो इस तरीके का जो कुतर्क है वो कर्जन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, ये कोई तर्क नहीं है, जब सारे लोग मिल करके एक साथ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता अच्छी यहां पर है, तो हम क्यों ऐसा कदम उठाएं। लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। इनकी मंशा ये थी कि हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए, और एक मंशा दिमाग में ये भी चल रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस एक पार्टी हिंदुओं की बनी हुई है, तो हम क्या करें कि मुस्लिमों को इनसे अलग करके मुस्लिमों की तरफ हो जाएं और इनको हम इनके विरोधी बना दें। यही उनकी एक मंशा थी। और दोस्तों, ये मंशा में ये लोग सफल भी होते हैं। कैसे सफल होते हैं, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। ये लोग कहते हैं, भड़काते हैं मुस्लिमों को और कहते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे, हम सारी मांगों को आपको मानेंगे हम, और आप ऐसा करो कि कांग्रेस की विरोधी पार्टी का आप मतलब गठन करो। और इसी वजह से कांग्रेस विरोधी पार्टी मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है, जो कि एक षड्यंत्र था, पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया। और उसी षड्यंत्र का ही, उसी वजह से, ऐसा चूंकि करना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो पहली बार घोषणा 1903 ईस्वी में कर दी इन्होंने। लेकिन क्या होता है कि इसको रूप नहीं दिया जा सकता, प्रारूप नहीं दिया जा सका, लागू नहीं किया जा सका 1903 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन किया गया, मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। अब क्या होता है कि इस समय तो इसने तर्क दिया कि प्रेसिडेंसी बड़ी है। बाद में 1905 ईस्वी में इसने क्या किया कि घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन जो है वो सांप्रदायिक आधार पर करेंगे, अर्थात जातिगत आधार पर करेंगे। तो सांप्रदायिक आधार पर इसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन करने की बात कही। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण डेटे हैं जो आपको याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली डेट इसमें कौन सी आएगी, सबसे पहले तो इसमें आती है 19 जुलाई
19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है, यहाँ पर बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। कब? 19 जुलाई 1905 में। 20 जुलाई में क्या किया जाता है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को ये जो घोषणा है, इससे संबंधित जो प्रारूप है वो आम जनता के सामने रखा जाता है, आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बंगाल विभाजन से संबंधित जो प्रस्ताव है, ठीक, जो घोषणा है, उसको क्या किया जाता है कि आम जनता के सामने पेश किया जाता है। आम जनता तो पहले ही विरोध कर रही थी, लेकिन ये दिखावे के लिए सिर्फ सबके सामने पेश करते हैं कि देखिए हम सबकी बात मान करके ही विभाजन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आम जनता ने क्या किया, इसका विरोध किया, फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं। इसके बाद में क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी में इस बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, उसके विरोध में भारत में एक आंदोलन चलता है, बहुत ही फेमस आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, या इसी समय एक और चला आंदोलन जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, है ना, बहिष्कार आंदोलन। तो ये आंदोलन चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो बंग भंग आंदोलन किया जाता है, ये चलता है। अब होता क्या है कि ये मानता नहीं है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या किया इसने, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। बंगाल विभाजन यहाँ पर लागू हो जाता है। तो ये डेट जो है 16 अक्टूबर 1905 इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसी डेट को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने बंगाल का विभाजन किया। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि ये जो बंगाल का विभाजन है वो कैसे किया गया, है ना, ये देखेंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जब लागू कर दिया जाता है तो इसका काफ़ी विरोध होता है, बढ़ चढ़ करके इसका विरोध होता है। किस तरीके से भारतीय विरोध करते हैं, क्या क्या घटनाक्रम होता है, उन सभी की बात करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन कितने पार्टों में किस तरीके से किया गया। यहाँ पर आप इस डेटों को नोट कर सकते हो। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन में कौन सा प्रांत, कौन सा क्षेत्र किस जगह किस तरफ गया। ये आपका दोस्तों बंगाल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बंगाल में आपका उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, और इसके अलावा बांग्लादेश है और असम है। तो पूर्व में बंगाल ये हुआ करता था, पूर्व में बंगाल की स्थिति ये थी। लेकिन जब ये विभाजन कर देता है 1905 में, तब की स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक तो विभाजन होता है पश्चिमी बंगाल के रूप में, पश्चिमी बंगाल। दूसरा पार्ट बनता है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मैप की बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप भी मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए। हालांकि छोटा सा मैप बनाने पर उतना भले समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो ऐसी है। अब देखिए, ये जो आपका यहाँ पर आपका ये असम है, ये असम है, ये वाला एरिया आपका पूरा बांग्लादेश है। बंगाल जो हमारा है वो ऐसे है, और यहाँ तक ये बिहार और उड़ीसा का एरिया मिला देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अर्थात ऐसे ये जो पूरा एरिया है, ये वाला, ये पूरा जो एरिया है वो दोस्तों बंगाल कहलाता था। ठीक, अब इसने क्या किया कि इस वाले इसको ऐसे बांट दिया इस तरीके से। आप देखते हैं कि इधर बांग्लादेश है, जिसको ये जो इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल। ठीक, ये आपका पूर्वी बंगाल है, और इधर आपका क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल।
तो इधर वाली जो एरिया की जनता थी वो ज़्यादातर मुस्लिम थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। जो पश्चिम वाला एरिया था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो आखिरकार सांप्रदायिक आधार पर बांटने का मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एकता है वो भंग हो और ये शक्ति जो है एकता की वो छीण हो जाए और ये लोग हमारा विरोध ना कर पाए, बड़े शक्ति के रूप में सामने हमारे ना आ पाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो देखिए पूर्वी बंगाल की अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन शामिल थे। देखिए पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें, पूर्वी बंगाल की बात कर लेते हैं। यहां पर इसको पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल में आपका आता क्या था, ढाका, ढाका है, चटगांव है, राजशाही भी एक है, और प्लस असम, ये क्षेत्र थे आपके पूर्वी बंगाल में। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसा कह सकते हैं, पूर्वी बंगाल प्लस असम। पूर्वी बंगाल को एक पार्ट में इस तरीके से बांटा। इधर जो आपका शेष बचता है, शेष में आपका क्या बचा, बिहार बचा, या आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया बचा, पश्चिम बंगाल, और एक आपका बचा उड़ीसा, ये बचा। तो इस तरीके से इसको पश्चिमी बंगाल में बांट देता है। ये जो एरिया था ये आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। कैसा था, हिंदू बाहुल्य। लेकिन यहाँ वाला जो एरिया है वो आपका मुस्लिम बाहुल्य था, मुस्लिम बाहुल्य। इनका उद्देश्य यही था कि बांट दें। और ये हिंदू और मुस्लिम कलकत्ता में बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। यहाँ तक कि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसमें घुले मिले हुए थे, कहीं पर भी कोई समस्या इन लोगों को नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये क्या करते हैं कि इस तरीके से बांट देते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों एंड्रयू फ्रेजर को। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बनाया जाता है ब्रूमफील्ड को। ब्रूमफील्ड पूरा नाम है फुल्लर, ब्रूमफील्ड फुल्लर। ये दोस्तों वही ब्रूमफील्ड फुल्लर है जिसने एक कथन कहा हुआ है कि भारत में 2 पत्नियां हैं, मेरी 2 पत्नियां हैं, भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो मुस्लिम पत्नी प्रिय है। अर्थात हिंदू और मुस्लिमों को दोनों अपनी पत्नियां मानता है और मुस्लिम पत्नी को ज़्यादा प्रिय मानता है। इसका मतलब ये साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है कि सांप्रदायिकता ये फैलाना चाह रहे थे, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर रहे थे। और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की मंशा इनकी ये थी कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो प्रेसिडेंसी है बंगाल वो अलग अलग हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, जिससे कि एकता खत्म हो जाए। ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। अगर हम बात करें इस पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या इन्होंने बनाई, तो इसकी राजधानी इन्होंने बनाई कलकत्ता। ठीक, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता, जबकि पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है वो राजधानी इन्होंने किसको बनाया, ढाका को बनाया। ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है उसको अपनी राजधानी बनाया। तो ये तो था कि बंगाल को किस तरीके से इन्होंने डिवाइड करने की पूरी संरचना बना रखी थी कि किस तरीके से उसको विभाजित करना चाह रहे थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद में इसका विरोध किस तरीके से होता है, उसका स्वरूप क्या था, उसकी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यहाँ तक हो सकता है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और ताकि अन्य लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में जो आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन या जिसको हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, बंग भंग आंदोलन। बंग और भंग का मतलब है भंग कर देना, अलग कर देना, ठीक ना, बंगाल को अलग कर देना। तो ये चलाया गया और ये बहुत ही फेमस हुआ। पूरे भारत में ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। देखिए जिस समय घोषणा कर दी जाती है, अर्थात 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जब घोषणा कर दी गई बंगाल विभाजन की, ठीक, और उसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, तो इस डेट को
अर्थात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या होता है कि शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसको किस रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया था कि राखी दिवस के रूप में मनाया था। इस दिन को राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस भी कहते हैं। ठीक, रक्षाबंधन दिवस। साथ साथ में इसी वक्त इन्होंने 50,000 लोगों के साथ में क्या किया था? गंगा में स्नान किया था। अब आपको लगता होगा कि इससे बंगाल विभाजन से क्या लेना देना। देखिए, राखी दिवस और रक्षाबंधन दिवस का मतलब ये हुआ कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम नाम की दो भाई और बहन हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, उनको आपस में बांटा जा रहा है। तो हम क्यों न रक्षाबंधन दिवस मना करके इनको एक हों। आप सरहदें बांट सकते हैं, आप जमीन का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन दिलों का विभाजन आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारे दिलों में विभाजन आप नहीं कर सकते हैं। हम हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं आपस में मिल करके रहते हैं, हम सभी भारतीय हैं। जिस वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के हमारा देश आगे हमेशा चलता रहा है, उस भावना को लेकर के हम एक साथ मिलकर के रहते हैं, वो भावना कभी नहीं खत्म होगी। और इसी वजह से सभी हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर के राखी दिवस मनाया था। ये आह्वान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कि सभी लोग मिलकर के रक्षाबंधन दिवस या राखी बंधन दिवस मनाएं। इसके साथ साथ में 50,000 लोगों के साथ में इन्होंने गंगा में स्नान किया। इसका भी मतलब यह था कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, विभाजन कर दो तो कर दो, लेकिन हम कभी अलग होने वाले नहीं हैं। इस वजह से ऐसा किया गया। तो ये तो शुरुआत यहाँ से इस विभाजन मतलब विरोध की हो जाती है। कब से? आपके 16 अक्टूबर के बाद में। अब देखिए अब क्या होता है, अब धीरे धीरे देखिए गांधी जी ने कहा है कि बंगाल विभाजन के बाद में जो विरोध होता है, ये भारत में पहले भारतीयों के अंदर जो जागरण हुआ था, ऐसा जागरण नहीं हुआ। शुरुआत हुई थी जागरण की, लोग जागरूक हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आ रहे थे, लामबद्ध हो रहे थे सब। तो महात्मा गांधी ने ऐसी बात कही है। बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा है कि हमारे घाव में ये नमक की तरह है। एक तो हमको पहले ही गुलामी की दास्तां में हम लोग जकड़े हुए हैं, और ऊपर से क्या कर रहे हो कि हमें इस तरीके से हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया आपने, तो ये हमारे घाव में नमक की तरह है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेजों की ये निर्मम भूल है, अंग्रेजों की ये निर्मम भूल है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो कभी कभी एग्जाम में कथन भी पूछ लेता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इसका विरोध जो है बंगाल में तो होता ही है, लेकिन इसका विरोध पूरे भारत में पहुंचता है। अगर हम आपने कलकत्ता और बंगाल की बात तो देख ही ली। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने शिवाजी उत्सव बाद में वहाँ घोषित किया, इन्होंने कमान संभाली, और इनके साथ साथ में इनकी बेटी का नाम था केतकर। उन्होंने भी क्या किया था कि इस आंदोलन को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया इन्होंने। ठीक, अगर हम बात करते हैं पंजाब की, पंजाब व यूपी की, तो पंजाब व यूपी में आपके अजीत सिंह आपके ये भगत सिंह के चाचा हैं। लाला लाजपत राय ने क्या किया कि प्रचार किया। मद्रास की अगर बात करते हैं, मद्रास में एक चिदम्बरम पिल्लई नाम के व्यक्ति थे, चिदम्बरम पिल्लई, उन्होंने इसको वहां तक पहुंचाया। तो पूरे भारत में कुल मिलाकर के ये स्वदेशी आंदोलन चलता है। और यहाँ क्या किया जाता है कि जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुओं थी, उनकी होली जलाई जाती है। और एग्जाम में अगर ये आपसे पूछ ले कि इस आंदोलन में, इस स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज्यादा किस उद्योग को नुकसान पहुंचा था, या सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था, तो वो दोस्तों आपका था कपड़ा उद्योग। चूंकि विदेशी कपड़े थे, उनकी होली जलाई गई, और जितनी भी दुकानें विदेशी कपड़ों की हुआ करती थी, विदेशी सामानों की हुआ करती थी, वहां पर लोगों ने बैठ करके धरना प्रदर्शन किया और उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और उनको खरीदा ही नहीं। और क्या हुआ कि स्वदेशी चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या भी आती है।
ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये युवाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो होता क्या है कि जो कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे, उन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो को दिक्कत आने लगी। वो ऐसे कि वहाँ के प्रधानाचार्य को बोला गया कि अगर यहाँ के स्टूडेंट्स इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनको हम परीक्षा रोक देंगे, रिजल्ट रोक देंगे, इस तरीके से हम बाधित कर देंगे, ऐसे धमकियाँ दी जा रही थी। यहाँ तक कि कई अंग्रेज अफसरों ने तो ये धमकी दी थी कि हम भारत को 500 साल पीछे कर देंगे, हम नौकरियां नहीं देंगे, भूखे मर जाएंगे लोग। इस तरीके की धमकी, मतलब रहा नहीं गया इन लोगों के मन में, ये गुस्सा निकल के सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे उनके लिए क्या किया गया कि स्कूल खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था 1911 ईस्वी में। ये वही है, लेकिन अभी वो घटना बाद में होती है। अभी तो हम लोग 1905 और 6 की बात कर रहे हैं, वो घटना 1911 की है। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है ना। और इसके साथ साथ में और भी कई चीज़ें खोली जाती हैं, जैसे कि आपका केमिकल फैक्ट्री भी खोली जाती है ताकि लोग वहाँ पर काम कर सकें। स्कूल कॉलेज, ऐसे ही आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको पता है दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन की। तो इसी शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल कॉलेज की स्थापना की जाती है। बंगाल कॉलेज की स्थापना की जाती है शांति निकेतन के तर्ज पर। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ताकि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया जाता है भारतीयों के द्वारा, ताकि हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तरह तरह की दुकानें खोली जाती हैं, तरह तरह की फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति को सब महान बनाती है, और जब आत्मनिर्भर व्यक्ति हो जाता है तो किसी के सामने झुकता नहीं है। वर्तमान की परिस्थिति भी ऐसी ही है कि हम अगर अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेते हैं, सारे चीज जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जितने भी उपभोग वाली वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन अगर हम अपने देश में ही कर लेते हैं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कभी भी समस्याग्रस्त नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात यहां पर आत्मनिर्भरता से संबंधित अभियान भी चलाया जाता है, और वर्तमान में आपको पता भी है कि मोदी जी के द्वारा भी आत्मनिर्भरता से संबंधित अभियान चलाने की बात कही जा रही। तो ये इस तरीके का अभियान उस समय भी चलाया गया था कि आत्मनिर्भर बनिए और इनके साथ मिलकर के मत चलिए। अगर आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपने आप ये परेशान हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1906 ईस्वी में क्या होता है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता करते हैं। उन्होंने भी क्या किया था कि जो कि एक नरम दल वाले व्यक्ति थे, जो कि आपके झगड़ा फसाद को पसंद नहीं करते थे, हिंसात्मक कार्य को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर कहा था कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा एकदम गलत किया जा रहा है। और उन्होंने ये जो स्वदेशी आंदोलन है उसका पूरी तरीके से समर्थन किया था। इसके साथ साथ में दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले स्वराज की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, कहां दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था 1916 ईस्वी में, जो लखनऊ समझौता होता है वहां पर ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेता है। तो सबसे पहले स्वराज का नारा जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे थे स्वराज की, इसको देख लेते हैं। देखिए स्वराज शब्द जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नाम दिया था और आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, अब स्वराज शब्द जो है, स्वराज की मांग, यहाँ शब्द की बात हो रही है, यहाँ स्वराज की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की जाती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला यहाँ पर पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। दोस्तों ब्रिटिश सामान का बहिष्कार अर्थात ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव जो है वो सबसे पहले
कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया जाता है। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया जाता है। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम था आमार सोनार बांग्ला। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, ये जो कविता लिखी थी ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए। आमार का मतलब हमार, सोनार का मतलब सोने जैसा, बांग्ला का मतलब बंगाल। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा सोने जैसा बंगाल, हमारा सोने जैसा बंगाल। और इसको क्या किया कि करजन ने छिन्न भिन्न कर दिया। तो इसके लिए इन्होंने, ताकि लोगों के अंदर एकता आए, इसके लिए उन्होंने कविता लिखी। और बाद में यही आमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बनता है। तो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो आमार सोनार बांग्ला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। और हमारे देश का जनगण मन जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में हम लोग अगर और बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कई ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर जागृत की थी। और उन समाचार पत्रों में हमने बताया कि एक तो आपका था वंदे मातरम, और दूसरा आपका था युगांतर, और एक था आपका संध्या। जब हम वंदे मातरम की बात करते, युगांतर की बात करते हैं तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम की बात करते हैं दोस्तों तो अरविंद घोष और आपके विपिन चंद्र पॉल। संध्या की बात करते हैं तो बंधु बांधव उपाध्याय के द्वारा। ये जो तीन के तीनों हैं दोस्तों 1906 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ये बंगाल विभाजन के उपरांत प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की थी। तो इस तरीके से बंगाल विभाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना यहाँ पर बात की जाए उतना ही कम है। और वंदे मातरम का नारा जो है पूरे भारत में ये फैलाया जाता है। और पूरे भारत में तीन जो लोग रहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, पूरे भारत में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को फैलाया, प्रचार किया। तो इस तरीके से ये जो बंग भंग आंदोलन है वो ऐतिहासिक आंदोलन बन जाता है। और महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा भी था कि भारतीय इस आंदोलन के तहत सबसे पहले जागृत होते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो दोस्तों इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ हो सकता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। वरना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।